हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन का 59वां दिन पूरा हो गया है। अब तक इस विवाद का अंत नहीं हुआ। सरकार ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव दिया जिसको वेस्ट ऑफर बताया गया है, लेकिन किसानों ने इसे भी खारिज कर दिया है। उधर अब 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई है। इस सब के बीच सिंघू बॉर्डर पर पकड़ा गया आरोपी योगेश आज फिर अपने बयान से पलट गया। अब वो किसानों को ही टारगेट कर रहा है। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कौन अन्नदाता के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी की सीमाओं पर किसान नए कानूनों के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को किसान यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नकाबपोश आदमी ने 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश का दावा किया था। अब इस नकाबपोश आदमी का चेहरा सामने आ गया है। उसने अपना नाम योगेश बताया और अब एक नए वीडियो में कहा कि वो किसानों द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं की और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था। सर 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। वहीं आरोपी योगेश को लेकर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा। अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा। उधर किसान संगठन और दिल्ली पुलिस की बैठक में आज सहमति बन गई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने किसानों को रैली की इजाजत दे दी है। वहीं 26 जनवरी की रैली को लेकर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू कर दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। इस वक्त हमें सिंघू बॉर्डर पर देख सकते हैं आप किसान बैठे हैं और इन किसान जो है इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है झांकी निकालने का और 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। सर हम आपके मध्य में राहिम बता रहे हैं कि हम बठिंडा से आए हैं। हम साबका फौजी हरमेल सिंह है। हम ये झांकी को 26 जनवरी को दिल्ली परेड में लेके जाएंगे। इसका मकसद है कि उनको मोदी को बताएंगे भाई हम शांतमय बैठे हैं, हम अतवादी नहीं हैं, हम बकवादी नहीं हैं। हम 26 जनवरी को लेके जाएंगे। सूरज इधर से इधर हो सकता है, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। हम बिल्कुल 26 जनवरी को मोदी को बताएंगे भी हमारे जो कानून है, काले कानून जो आपने बनाए हैं उनको रद्द किया जाए।
तो ये आपने किस किस की फोटो बनाई है? हमने शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, दूसरी तरफ है बाबा नानक। बाबे नानक के खेतों में कभी भी बरकत नहीं जाती। ये हम झांकी दुनिया को पूरी को दिखाएंगे कि हम शांतमय इधर अपना बैठे हैं, हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। जी बिल्कुल, लगातार बता दें कि हम बातचीत कर लेते हैं उस वीर से जिस भाई ने इस झांकी को बनाया है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा हैं और उनके मन में क्या आया कि ये इस तरीके की झांकी बनाई और किस किस की बनाई है। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम गुरिंदर सिंह है जी, गांव मस्तगढ़, डिस्ट्रिक्ट कैथल। हाँ जी। इसका मकसद क्या है, किस किस का फोटो बनाया आपने? जी मकसद हमारा एक ही है जी, किसानी, और दूसरा है जी 26 जनवरी। 26 जनवरी के लिए हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हमारे बहुत शहीद हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। जो लेकर 26 जनवरी की जो परेड जो है उसमें शामिल किया जाएगा। ये झांकी बनाई गई है, 26 जनवरी में ये परेड में शामिल होगी। ये तिरंगा बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि तिरंगा जो ट्रैली पर लगाया गया है। सभी यहाँ पर किसान जो हैं इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उधर आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को पूर्व सीएम हुड्डा ने फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया। साथ ही हुड्डा ने किसानों से अहिंसक आंदोलन की भी अपील की। कि ये जितने फैसले लिए हरियाणा सरकार ने वो जनविरोधी लिए। किसान तो परेशान है ही, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और अब और जो एक ढकोसला किया था इन्होंने कि 75% हरियाणा वासियों को प्राइवेट उसमें नौकरी मिलेगी, वो भी खोखला निकला। क्योंकि जो 15 साल की थी डोमिसाइल की कंडीशन, वो घटाकर 5 साल कर दी। मैं तो कुछ नहीं कहते, तो वो तो जांच का विषय है, इसको गहराई से जांच करना चाहिए। कोई ऐसा वकवा हो तो बड़ा नुकसान होने वाली बात है, बड़े ध्यान से। हाँ, बातचीत चल रही थी क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांति प्रिय है, और आपका अहिंसक, हिंसा नहीं होने दी किसानों ने, अहिंसक। अब भी उनके बार बार यही बयान आ रहे हैं, और मैं इस बात की, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा आंदोलन इतना लंबा देखा नहीं, कोई वो नहीं है। लगातार 59 दिनों से जारी शांतिपूर्ण आंदोलन में अचानक योगेश का ट्विस्ट आने से कई सवाल खड़े हो गए। साथ ही योगेश के पल पल बदलते बयान भी अलग ही सूरत बयां कर रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता के अधिकारों के संघर्ष में कौन षड्यंत्र रच रहा है, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है, जिसके जवाब का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज 59 दिन किसान आंदोलन का हो गया, लेकिन जो किसान जिस मांग को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं उस पर तो सहमति नहीं बनी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर निकालने की तैयारी जो किसानों ने शुरू की थी उसकी अनुमति पुलिस की ओर से मिल गई है। किसान परेड करेंगे, हालांकि फाइनल रूट अभी पता नहीं है। गणतंत्र दिवस को दिल्ली के अंदर किसान आएंगे, कुछ रूट निश्चित किए गए हैं, उन पर सहमति अभी नहीं बनी है। बैरिकेड्स हटाए जाएंगे। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली को लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता और पुलिस के बीच आज मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये सहमति बनी है कि ट्रैक्टर रैली होगी। फाइनल रूट सुबह तक पता चल पाएगा, ये किसान नेताओं ने कहा है। अभी तक ये प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था, उस पर अब सहमति बन गई है। किसान परेड के बारे में भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन दुनिया में हमारी जो ग्लोबल ऑडियंस होगी वो ट्रैक्टर पर झांकी की ऊंचाई ट्रक से ज्यादा नहीं होगी। ट्रैक्टर रैली का कोई रूट अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि ट्रैक्टर की संख्या की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस ने सहमति दे दी है ट्रैक्टर परेड के लिए। किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं, इसकी अनुमति मिल गई है। हालांकि बताया गया है कि जब ट्रैक्टर परेड किसान करेंगे तो वो दिल्ली में नहीं रुकेंगे, जहां से ये परेड निकाली जाएगी वहीं वापस आकर इसे समाप्त किया जाएगा।
सब बॉर्डरों की जो ट्रैक्टर रैली का रूट है वो अलग अलग होगा। बता दें कि पिछले दिनों किसान संगठन के नेताओं ने कहा था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उनका कहना है कि ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अब उसकी अनुमति और एक तरह से सहमति बन गई है। हालांकि रूट क्या होगा इसको लेकर अभी नहीं बताया गया है। जिस तरह से किसान नेताओं ने कहा है कि इसके बारे में भी सुबह तक बता दिया जाएगा कि किस रूट से ये ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तो 59 दिन बाद भी जो है किसान वो लगातार 3 कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब 11वें दौर की वार्ता हुई थी तो जरूर ये प्रस्ताव किसानों को दिया गया कि सरकार इसे 1.5 साल तक के लिए स्थगित कर सकती है, लेकिन किसानों ने उसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से किसानों से अपील की कि वो सरकारी प्रस्ताव पर विचार करेंगे, जिसको लेकर आज मंथन भी हुआ। अब इसको लेकर क्या अगली रणनीति होती है किसानों की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सहमति दे दी है। और इसके बाद अब रूट क्या होगा उसके बारे में चर्चा करने के बाद या फिर फाइनल जो तस्वीर होगी वो सुबह तक ही पता चल पाएगी कि आखिर ये जो ट्रैक्टर रैली है वो किस ओर और कहां से कहां तक निकाली जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से कल देर रात एक योगेश नाम के नकाबपोश शख्स को सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पकड़ा, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उस दौरान जिस तरह से उसने बताया कि 4 किसान नेताओं की हत्या का प्लान था, लेकिन जैसे ही वो पुलिस हिरासत में गया, हिरासत में जाने के बाद वो अपने बयान से पलट गया और उल्टे ही उसने किसानों पर डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कहानी उनके डराने धमकाने पर बनाई थी। आपको बता दें कि 5 जून को जब देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तब सरकार ने अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानून सरकार लाई थी। लेकिन सितंबर में 20 और 22 सितंबर को 3 कृषि कानूनों को दोनों सदनों से पास करा दिया गया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दी थी, जिसके बाद से लगातार जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। खास करके करीब 48 दिनों तक पंजाब में किसान ट्रैक पर बैठे रहे, रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। उसके बाद से पहली वार्ता 14 अक्टूबर को हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। उसके बाद जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच गए और 26 नवंबर से लगातार किसानों का यह धरना जारी है। इस बीच ठंड बारिश को सहते हुए किसान यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस ले, लेकिन कोई सहमति नहीं है। लगातार किसान सुबह से शाम तक धरने में शामिल होते हैं, आंदोलन में बैठे रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच परेड को लेकर सहमति बनी है, लेकिन जो कानून वापसी को लेकर है उस पर अभी भी गतिरोध कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। 12 दौर की वार्ता हुई, 45 घंटे बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई नतीजा इस पे नहीं निकला। हालांकि 11वें दौर में सरकार ने जरूर किसानों को 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने उसे खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में फिर कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वो अगर इन प्रस्तावों पर विचार करते हैं और उनको लगता है कि ये प्रस्ताव ठीक है तो बातचीत के लिए अगर कहें तो सरकार इसके लिए तैयार है।
आंदोलन पर साजिश की आंच, इस पर चर्चा करने के लिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। सतीश नंबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश बामल प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल सतीश जी से। सतीश जी, सवाल यह है कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली को लेकर एक तरह से गतिरोध बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? पुलिस ने परमिशन दे दी है। देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सब कागजी कार्रवाई है। बहुत थोड़े एरिया में पुलिस परमिशन दे रही है जो ना के बराबर है। और जो जिस तरह की भारी रिंग रोड पे जो मांगा गया था वो नहीं दे पा रहे। और आज मैं बता देना चाहता हूं किस तरह हरियाणा के रोडों पे खुदाई कर रखी है इस पुलिस ने। ये जो हरियाणा पुलिस है उसने बुरी तरह पूरे के पूरे जो कच्चे रास्ते थे सबकी खुदाई कर रखी है। ऐसा हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। ऐसी तानाशाही सरकार, भाजपा की सरकार हमने जिंदगी में नहीं देखी जो लोगों को इतने परेशान कर रही है और नाम किसानों का लिया जा रहा है। ठीक है, रमेश बामल लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस ने सहमति दी है, क्या अगर ये पहले ही बात बन गई होती तो एक तरह से जो रूट प्लान है वो भी तैयार हो जाता, और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 2 दिन पहले ये सहमति दी गई है, क्या कहेंगे? ब्रदर, मैं दिल्ली पुलिस ने जो जिस तरह का कांग्रेस जिस तरह किसानों के साथ कोऑपरेट किया है और परमिशन दी है जी, तो मैं दिल्ली पुलिस के इस फैसले का स्वागत करता हूं जी। और दूसरा, आपको पता ही है कि जब ये अध्यादेश लाए गए थे तो उस टाइम कोविड की सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कोविड के दौरान इस तरह के अध्यादेश लाने का मतलब ये था कि आप कोविड की आड़ में लोग धरना नहीं दे पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इन्होंने एक क्लैंडस्टाइन मैनर में घात लगाकर जिसको बोलते हैं, इस तरह की ये अध्यादेश लेके आए। आज तक मोदी जी ने देश के सामने आके आज तक ये नहीं कहा कि भाई जब ये किसान इन अध्यादेशों से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये उनके भले के लिए है अध्यादेश, तो उनको नहीं चाहिए, तो वो ये नहीं बता रहे कि किसके दबाव में आके ये अध्यादेश किसके लिए ले आए गए। किसान नहीं चाहते कि ये अध्यादेश रहे, किसान चाहते अध्यादेश रद्द हो। उसके बावजूद हर रोज इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मीटिंग कर रही है कि हमारी ये मीटिंग वार्ता इस दिन होगी, वार्ता में कोई रिजल्ट निकलता नहीं, क्योंकि जब किसानों ने 2 टूक आवाज दे दी है अपनी कि जी हम ये जो अध्यादेश है ये रद्द होने चाहिए, उसके बावजूद भी ये इनको रद्द नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो तानाशाही रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है जी, इस तरह के जो हथकंडे इन्होंने किसानों को, इन्होंने आतंकवादी कहा, किसानों के बारे में इन्होंने कहा कि इनको फंडिंग पाकिस्तान और चाइना से आती है, तो ये डूब के मरने की बात है। बड़ी बेशर्मी की बात है कि अपने तानाशाही और अड़ियल रवैये पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अड़ी हुई है, इन अध्यादेशों को रद्द नहीं कर रही, और जितना नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में, जिस तरह दिल्ली बंद हो गई है, लोगों का गया है, तो उसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि आज जिस तरह के हालात पैदा किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आज देखिए जिस तरह बिजनेसमैन आज दिल्ली में दुखी हैं, उनका बिजनेस कितने दिनों से ठप है। आज 60 दिन से किसान है, जो 65 दिन से जो किसान वहाँ बैठे हैं, तो दिल्ली का जो आवागमन है वो बिल्कुल रुक गया है, बिजनेस रुक गया है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, जो एक देश का अन्नदाता जो आज सीमा पे बैठा है और अपने लिए एक न्याय की गुहार लगा रहा है, तो ऐसी सरकार जो, लेकिन रमेश जी सवाल ये और है मैं रमेश जी आवाज मिल रही है? रमेश जी, निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री से
कि 26 जनवरी पर या इससे पहले इन अध्यादेशों को रद्द कर दे और किसानों को खुश कर दें जो आज परेशान है, जो ठंड में मर रहे हैं। रमेश जी, सवाल मेरा ये है, रमेश जी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज मिल रही है? एक तरफा बोले जा रहे हैं आप। रमेश जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी ये जो गतिरोध बना हुआ है, एक तरफ तो सरकार लगातार इस कानून की पहले तारीफ कर रही थी, लेकिन बीच में 11वें दौर में ये प्रस्ताव दिया गया कि 1.5 साल के लिए कानून जो है उसको स्थगित कर लेते हैं और फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? वही बात कह रहा हूँ कि आप हर रोज ना एक बात लेके आते हैं। पहले इन्होंने कहा कि देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो उसने उन कमेटी के सदस्यों को अपॉइंट कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे, जो बिल को सपोर्ट करते थे। तो इसकी जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की वो ठीक नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं और यदि आपको हमारी ये जो प्रपोजल है पसंद है तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अरे भाई, किसानों ने जब ये कह दिया अरे हम तो ये जो बिल है ये रद्द होने चाहिए, इसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करना चाहते। और क्या 1.5 साल स्थगित करने से सिचुएशन बदल जाएगी? क्या बिल बदल जाएगी? ठीक है, सतीश नंबरदार भी हमारे साथ किसान नेता बने हुए हैं लगातार। सतीश जी, सवाल ये है कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस को लेकर एक गतिरोध बना हुआ था, परेड रैली को लेकर, अब आप लोग को परमिशन मिल गई है, क्या इसे आप अपनी पहली जीत के तौर पे देखना चाहेंगे? क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह का पुलिस ने आज अपना रुख इख्तियार किया है जी, एक तरफ तो चारों तरफ रोडों की खुदाई की जा रही है, रास्तों की, लेकिन और पुलिस तो कह रही है कि एक तरफ ये एंट्री पॉइंट से बहुत ही थोड़ा रास्ता दिया जा रहा है जो 6-7 किलोमीटर का है, जिसमें किसानों के 100 ट्रैक्टर भी पूरी तरह मार्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन योगेंद्र यादव ने तो कहा है कि 50 किलोमीटर का दायरा है जहां पर जितने भी जो ट्रैक्टर में एंट्री हो सकती है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। रूट मैप पर फंस रहा है जो मामला है, वो कल सुबह तक वो भी बता दिया जाएगा कि किस रूट से ये परेड होने वाला है, ट्रैक्टर परेड। ये रूट बहुत अभी फाइनल फैसला तो कुछ भी निकल कर नहीं आया है। अभी 8-9 घंटे पहले तक बैठक चली हुई थी जी। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज जिस तरह से बैठक हुई किसानों की, उसमें खास करके जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था 1.5 साल कानून स्थगन को लेकर, गणतंत्र दिवस पर परेड की, ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिल गई है। लगातार इस पर हमारे जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। सुखांत सिंह, प्रवक्ता एनएलओ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखांत जी, स्वागत है आपका। जी सुखांत जी, सवाल यह है कि जिस तरह से गतिरोध बना हुआ था ट्रैक्टर परेड को लेकर, वो अब एक तरह से खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं इसको आप? देखिए खालिद भाई, देखिए सबसे पहले आपका धन्यवाद कि बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मैं समझ नहीं पाया कि सरकार को या दिल्ली पुलिस को इस बात में ऐतराज क्यों है। जिस प्रकार से राजपथ पर हम गणतंत्र दिवस पर अपने जवानों को और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी किसान और किसानियत शक्ति का अगर प्रदर्शन किसान करने लग रहे हैं दिल्ली में जी, तो ये तो अच्छी बात है। राजपथ पर हमारे पूरी दुनिया इस देश की सैन्य शक्ति को देखे, जवान की शक्ति को देखे, और रिंग रोड पर पूरी दुनिया किसान की शक्ति को देखे, किसान की ताकत, किसान की एकजुटता और उसकी शक्ति को देखे। इस बात में ऐतराज क्या है? सरकार को सहयोग करना चाहिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जहां पूरी दुनिया को हमारे किसानों की ताकत, उनकी एकजुटता और उनकी आत्मनिर्भरता का पता लगेगा, उस बात से सरकार क्यों डरी हुई है और रिंग रोड पर क्यों ना हो। अब खालिद भाई, ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि भाई हम उसको रिंग रोड पर नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे जी आप रिंग रोड पर? अब आप रिंग रोड पर नहीं करने देंगे तो उसके अतिरिक्त तो किसान जहां पे है वही कर लेंगे अपना। फिर दिल्ली में आने का औचित्य क्या है? ये जो केएमपी है या जो रूट आपने दिया है, ये दिल्ली का रूट तो नहीं है।
अब राजपथ पे हम वो चले जो हमारी परंपरागत रूप से जो चलती है, और रिंग रोड पर अगर किसानों की शक्ति का प्रदर्शन हो जाए तो कोई पूरी दुनिया देखे। बल्कि ये तो अच्छी बात है, जवान की शक्ति भी देखे, किसान की शक्ति भी देखे। खालिद भाई, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि इस देश की सरकार को और दिल्ली पुलिस को बहुत सकारात्मक तरीके से ये जो एक घटना होने जा रही है, बहुत अच्छी घटना है। किसानों की शक्ति का प्रदर्शन है, किसानों की एकजुटता का प्रतीक है, और पूरी दुनिया को यह एहसास होगा कि इस देश का जवान भी मजबूत है, इस देश का किसान भी मजबूत है। तो इनको तुरंत रूप से परमिशन दी जाए, रिंग रोड पर परमिशन दी जाए। और यह भी गलत है जो अब बीच में सतीश नंबरदार जी कह रहे थे कि भाई गड्ढे खोदे हैं या उन्होंने कम दिया है, यह भी गलत बात है। यह सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है कि वो क्यों किसान और किसानियत जो इस देश की वास्तविक ताकत है, जो किसान जवान पैदा करता है, उसके बेटों का प्रदर्शन राजपथ पे हो, तो उसके चाचा ताऊ बाप दादाओं का प्रदर्शन रिंग रोड पे क्यों ना हो। सवाल ये है, और इस बात के ऊपर सरकार को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ करके किसान को पूरी परमिशन देनी चाहिए, पूरा रिंग रोड को दे देना चाहिए जहां पे वो अपना प्रदर्शन कर पाए। सतीश नंबरदार जी से जान लेते हैं, भाकियू के प्रदेश प्रभारी हैं, वही बताएं कि सर क्या रूट आपको कुछ पता चल पाया है कि किस किस रूट से निकालना है और कैसे ये ट्रैक्टर परेड जो करने की इजाजत मिली है? इसमें जो किसान समूह है ना, वो भी संतुष्ट नहीं है। इतना छोटा मैप है जो भी मेरे ख्याल से अभी जो हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है अभी, इसमें इसको ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि ये तो ना का सर फोड़ने वाली बात है। अब किसान मानने का नहीं, और टकराव हटाने के लिए ये पुलिस की साजिश है, और ये भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार ये इस तरह किसानों का शोषण करा जा रहा है। और क्यों नहीं, हमारा हक नहीं है क्या? किसान देश बनता है, इसको रिंग रोड पर जाने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पे तो ये तो कोई रूट ही नहीं है। ये तो एक बात बताइए, ये तो खाली हरियाणा में जो घुमाने वाली है, दिल्ली का जो है, जो आज तक ये जो इसमें केजरीवाल सरकार आज तक किसी रोड का गड्ढा भी नहीं भरा है। सारे का सारा किसान की एक किस्म से मेरे ख्याल से बेइज्जती करने के लिए ये रूट दिए गए हैं। ठीक है, लगातार रमेश जी भी बने हुए हैं। रमेश जी, एक मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से कल रात को हमने देखा कि एक संदिग्ध शख्स आया और किसानों ने उससे पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले किया, और उसके बाद वहां उसका कुछ और बयान था, और जब पुलिस हिरासत में गया तो उसका बयान कुछ और था। क्या किसी न किसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? बिल्कुल ब्रदर, मैं इस चीज को उस जाट आंदोलन से जोड़ के देखता हूँ कि शरारती तत्वों ने जब जाट आंदोलन था तो आगजनी की, लूटपाट की और बलात्कार जैसे घृणित कांड किए, जिससे पूरे जाट समुदाय को बदनाम किया गया था आरक्षण के दौरान। ठीक उसी तरह एक किसानों को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की साजिश जो रची जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक आरएसएस से जुड़ा हुआ एक गुंडा तत्व है जो इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह की जो घटना ये हुई है तो बहुत ही शर्मनाक है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान। सर, स्वागत है आपका। जिस आदमी को ये पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, भाजपा क्या है, वो चैनल पर बैठ करके अभद्रतापूर्ण, बेतुकी, निर्लज्जता। सर, हमने तो जब आपको स्वागत किया तो पहले तो आपको जवाब देना चाहिए था, फिर हम आपसे क्वेश्चन करते। आपने तो डायरेक्ट ही अटैक शुरू कर दिया। सर, कोई गाली देगा चैनल पर बैठ करके दुनिया के सबसे बड़े आप? सर, आप बहुत देर से जुड़े हैं, हम तो आपका पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन है ये व्यक्ति? आप पुलिस आपके कंट्रोल में है। विजेंद्र जी, आपका पहले से इंतजार कर रहे थे, आप जुड़े लेट से हैं। शुरू से ही एक नियत। ठीक है इस व्यक्ति को रमेश जी तो फिर ये कोई तरीका है क्या? रमेश जी, जोड़ लेते हैं अपने चैनल पर क्या? ऐसा नहीं है सर। आज्ञा है,
आप लेट से आए हैं, बाकी गेस्ट पहले से हैं। आप सवाल सुने नहीं और आप धड़ाधड़ आपने शुरू कर दिया। जवाब तो देते, जो बात अगर आपने सुनी थी वो बात, उस बात का जवाब तो देते। ये क्या मकसद है? आप किसान आंदोलन पर बात करने आए और लगातार आप पहले हमारा क्वेश्चन आपने नहीं सुना। मैंने आपका स्वागत किया, आप तो कुछ भी कहते पहले, फिर हम आपसे क्वेश्चन लेते। अगर उनकी बात आपने सुनी, वो कांग्रेस पर वक्ता है, अगर उनकी बात आपने सुनी तो आप जवाब देते। सर अगर आपको लग रहा था तो आप जवाब देते। हम आपको मंच दे रहे हैं, हमने कहा आपको रोका। आप मंच कहाँ दे रहे हैं? सर बिल्कुल आप सर लेट हैं। सर आप लेट हैं, हम लेट नहीं है। आप अभी भी आप लेट हैं, आप जुड़ नहीं पाए थे। उस व्यक्ति को मेरा सवाल सर, मेरा सवाल यह है विजेंद्र जी, रमेश जी प्लीज, रमेश जी एक एक करके मैं उन्हें डिबेट में ला रहा हूं क्योंकि वो बहुत देर बाद जुड़े हैं। कि मैंने गलत क्या बोला? रमेश जी आप आपको भी मौका देंगे। गलत बोला आज भी मैं बताता हूँ। रमेश जी इसमें शामिल हो जाते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं, एजिटेशन करने वाले को बदनाम करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य को रोक लीजिए, गुंडा तत्व ठीक है सर, आवाज हम किसी की नहीं दबा सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रमेश जी एक मिनट, सर जवाब दीजिए आप। विजेंद्र जी आप जवाब दीजिए, बोलिए। कुछ भी बेतुका बोल रहा है उसको रोकेंगे नहीं। सर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट ही करूंगा, आपकी आवाज नहीं दबा सकता मैं, सबको बोलने का अधिकार है। बोलिए सर, आप जवाब दीजिए विजेंद्र जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा डिसिप्लिन के लिए जाने जाने वाला वो संगठन है जिसके स्वयंसेवकों को इन महाशय के पार्टी से जुड़े हुए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। और ये उसको गुंडों का संगठन बता रहे हैं। कैसे मूर्ख लोग चैनल पर आकर कुछ भी बोलने लगते हैं। आप इस तरह की अरे आप खा जानते नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। आपको किसने कहा कि कोई व्यक्ति किसानों के बीच में घुस गया उसको आप आरएसएस से जोड़ दोगे? आरएसएस का नाम तक लेना आपको पता नहीं, आरएसएस की खाखा आप जानते नहीं, टेलीविजन पर ज्ञान बघाड़ने आ जाते हैं। भाई मेरे, इस तरह की बातें करने से पहले पढ़ना लिखना सीख लो, पढ़ना लिखना सीखो, जानो समझो। आप लोग ऐसे अगर लड़ेंगे तो प्रदेश की जनता के बाद पास मैसेज क्या जाएगा? एक एक करके बोलिए ना सर। रमेश जी प्लीज एक एक करके बोलिए। सर हम किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब आपने जवाब दे दिया, उनका जवाब दे दिया, अब हमारा जवाब दीजिए। सवाल यह है कि सवाल यह है सर कि जिस तरह से अभी तक गतिरोध बना हुआ था पुलिस और किसानों के बीच, अब एक तरह से एक परमिशन मिल गई है। क्या ये जो परमिशन मिला है ये पहले भी मिल सकता था? देखिए, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी आंदोलन के भीतर या आंदोलन के कारण अव्यवस्था पैदा न हो, इसीलिए सरकार शासन सारी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करती है। उस प्रक्रिया में दिल्ली में परेड न करें, बाहर कर लें या और जो विकल्प हो सकते हैं वो सारे किसान आंदोलनकारियों को दिए गए। उसी जद्दोजहद में जो व्यवस्था या जो सहमति अभी बनी है वो व्यवस्थित ढंग से हो जाए, किसी को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसी तरह की सहमति 3 कृषि कानून के वापसी पर भी बन सकता है जी? क्या जिस तरह से आज सहमति बनी दिल्ली में परेड को लेकर, क्या ऐसी सहमति आने वाले समय में 3 कृषि कानून की वापसी पर जो किसान अड़े हुए हैं उस पर भी बन सकता है? समझ लीजिए, ये 3 कानून सरकार ने इस देश के किसानों को गरीबी के शोषण के चक्रव्यूह से छुड़ाने के लिए बनाए हैं जी। और उनको लेकर किसानों के एक तबके में कुछ आशंकाएं हैं। सरकार पहले दिन से उन आशंकाओं को दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, हर संभव प्रयास रमेश जी आएंगे आपके पास तो एक एक करके। इस बात पर अड़े हुए हैं कि इनको वापस ही लेना चाहिए, हम उनसे सहमत नहीं हैं। ठीक है सुखवान सिंह जी, जिस तरह से अभी विजेंद्र जी ने कहा कि गरीबी के शोषण से किसानों को उबारने के लिए कानून बनी है, तो ले लें आप। आपका पीसीआर नाम भी ठीक नहीं बताता है मेरे ख्याल से। ठीक है सर, मैं एक बार मैं कोऑर्डिनेट करता हूं। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान, यही नाम है ना?
वीरेंद्र जी? जी ये नाम है ना? हाँ, मुझे लगता है यही है। ठीक है सर, शायद मुझे कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, माफी चाहूंगा। सुखवान सिंह जी, सवाल यह है, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा वीरेंद्र जी ने कि ये जो गरीबी के शोषण से बचाने के लिए किसानों के लिए ये कानून लाया गया है, फिर आपत्ति कहां है, विरोध क्यों हो रहा है? खालिद भाई, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कुछ भी कहें वो भाजपा को बचाएंगे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि वो संघ जैसे आतंकवादी संगठन की क्यों यहाँ पे बैठ के सर हम किसानों के मुद्दे पर बैठे हैं, आप लोग राजनीति करने लगते हैं तो फिर बातें नहीं पहुंचती लोगों के लिए डेथ वारंट है। सुखवान जी, जब आप लोग राजनीति करने लगते हैं ना, डेथ वारंट है, कुछ भी कह दोगे क्या? ये गलत है। हम बात कर रहे हैं किसानों की समस्या को लेकर और आप लोग अपनी सियासत उसमें चमकाएंगे। प्रदेश की जनता समझ नहीं पाएगी कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। बात किसानों पर हो, हम नहीं चाहते कि मुद्दा भटके। सर प्लीज, कोई भी हो, बोलिए। बचाने का क्या औचित्य है? कोई तो लिमिट होती वो बीजेपी के प्रवक्ता है कि संघ के प्रवक्ता है? अरे मैं किसका प्रवक्ता हूँ? मैं इस देश का प्रवक्ता हूँ। आप खालिद भाई मेरी बात सुने। आतंकवादियों के प्रवक्ता हो भाई? ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी जवाब ले लेते हैं। खालिद भाई मैं जवाब बोलिए। इनको रोकिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। खालिद भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वो बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन संघ की वकालत क्यों कर रहे हैं? वो संघ जिसके ऊपर संघ की वकालत महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है और उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा। आप लोग इस तरह से ना, आप लोग इस तरह से करके, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा के चाहते हैं कि मुद्दे पे बात ही ना हो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। किसानों की बात क्यों नहीं होती? अरे खालिद भाई मैं सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आते आप लोग? किसान इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, अन्नदाता। और 59 दिनों से सुखवंत जी बैठा हुआ है धरने पे, इस ठंड में कई किसानों की जान चली गई और आप लोग उस पर बोलने के बजाय आरोप प्रत्यारोप लगा के और रोज 1 घंटे खराब कर देते हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में और प्रदेश में? खालिद भाई कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आप किसान के ऊपर मेरी बात सुने जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जिनको ये कृषि सुधार बोलते हैं, वो किसान की गरीबी हटाने की जो बात करते हैं, ये किसान को हटाने के लिए डेथ वारंट है। ये किसान को ही समाप्त कर देंगे और इसीलिए किसान उस बात के ऊपर नहीं मान रहा, क्योंकि उसको साफ डेथ वारंट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जहां तक आपने कल जिस शख्स की बात पूछी, मैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान से ये सवाल पूछता हूं कि आज जब वो शख्स पुलिस कस्टडी में है तो उसका वीडियो पुलिस कस्टडी से बाहर कैसे आया, जो वो अपने बयान से पलटा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस कस्टडी में होते हुए हरियाणा की पुलिस, जो बीजेपी की सरकार माननीय खट्टर जी के नीचे आती है, उसने अपनी कस्टडी में उस शख्स का वीडियो जारी कैसे करवा दिया? अब ये नियत पर सवाल है। ठीक है, साफ है, कल वाली यही बात थी, ठीक है। पर लोग वीरेंद्र जी से जवाब लेते हैं। कस्टडी से जारी कर दिया। सुखवंत सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान ये बताया कि पुलिस की कस्टडी से वीडियो जारी कैसे हुआ? ठीक है वीरेंद्र जी, वाले ने क्यों गलती की? ठीक है वीरेंद्र जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि एक व्यक्ति को वहां आंदोलनकारियों ने पकड़ा, उस व्यक्ति को पकड़ के घेर के उससे कहलवाया या उसने स्वेच्छा से कहा, वो सबने देखा और सुना। उस व्यक्ति को हरियाणा की पुलिस ने, जिसकी की ड्यूटी बनती थी, हिरासत में लिया। पुलिस अपना काम कर रही है। हमको अपने पुलिस तंत्र की निष्पक्षता पर भरोसा है। जो भी सच्चाई होगी वो अंततो गत्वा, खालिद भाई ये निष्पक्षता है कि पुलिस कस्टडी से वीडियो बाहर आई, वो सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन सर वो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर सवाल है, वीडियो बाहर कैसे आया? इतने एजेंडाबाज लोग हैं कि जो आदमी पकड़ा गया 1 सेकंड में उसको कभी सरकार का आदमी बताना शुरू कर दिया, किसी ने कहा आरएसएस का आदमी है। सर, आरएसएस में ऐसा सर वो आदमी किसी का उससे नहीं सवाल ये है कि इतने लोग बैठे हैं, इतने किसान बैठे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि सत्ता में आप हैं, प्रशासन आपके पास है, तो ऐसे लोगों को वहां तक न जाने की जिम्मेदारी भी बाहर कैसे आया? भाई आप सुनिए, आंदोलनकारी जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, वहां पर जाने वाले एक एक व्यक्ति को जांचना क्या संभव है? और वो वहां चला गया, पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। इंतजार कीजिए, उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाके रख देंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वीडियो बाहर कैसे आया? बेतुकी आरोपबाजी करना, निष्कर्ष पे पहुंच जाना, जज बन जाना, अभी तो मामला उसकी तह में जाने दीजिए। आप न्यायाधीश क्यों बनते हैं? प्रतीक्षा कर लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, सतीश नंबरदार जी,
सतीश नंबरदार जी, आपको क्या लगता है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है? 100% आंदोलन को बदनाम करने के लिए और ये साजिश हो चुका है। ये केंद्र सरकार द्वारा मैं सीधा भाजपा पर लाभ से लगाता हूँ इस बात का। तो और अब जाता है, इसको किया जाता है, वीडियो है ये, पुलिस ने कैसे वीडियो जारी कर दिया उनका निष्पक्षता का 1 मिनट में। ये साजिश नहीं तो और क्या है? क्या रमेश जी, आपको भी यही लग रही है? खालिद जी, एक बात बताओ आप ब्रदर, मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक मेरे को सुन रही है जी। आप देखिए कि पहले कुछ झूठे किसान इस आंदोलन में शामिल करे गए, उनसे चिट्ठी लिखवाएगी कि आधे किसान है जो इससे जो बिलों से सहमत है। ये आंदोलन को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी ओछे हथकंडे अपना रही है। उसके बाद इन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों को लड़ाने की कोशिश करी कि आप सतलुज जो अपना पानी का मुद्दा है वो अभी उठा ले। तो किसानों का मुद्दा और पानी का मुद्दा लगा, उसमें शामिल करके इसको कमजोर करने की कोशिश की गई, दोनों स्टेटों को लड़ाने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। मेरा आज जो देश का अन्नदाता है इस ठंड में यहाँ बॉर्डर पे बैठा है 60-65 दिन से, इतने किसानों की मौत हो चुकी है और ये कहते हैं कि हम किसानों को शोषण से बचाने के लिए ये बिल लेके आए हैं और किसान कहते हैं कि ये किसानों के हक में नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि ये किसानों के हक में नहीं है। इनमें एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं था, मंडी व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था, इतनी खामियां थी कि कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं था। जी, आते हैं सर आपके पास। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयति और नीयत थी वो किसान को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं था। वीरेंद्र जी, किसान को बर्बाद करने की नीयत है, ये आरोप कांग्रेस का है, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ठीक है रमेश जी, हो गया रमेश जी, हो गया। आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं रमेश जी। रद्द करने की रमेश जी, ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए वीरेंद्र जी। पहली बात जी, देश के सभी किसान इन किसान कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छे से जानते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, क्योंकि इनको धरने पर बैठे किसानों के विरोध तो कई जगहों पर आज मध्य प्रदेश में भी किसानों ने विरोध किया है कांग्रेस के साथ मिलकर। मुझे उत्तर देने देंगे जी? बोलिए। एक बात, देश के बड़ी संख्या में किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, इनके खिलाफ कम से कम नहीं है। उनको किसान न मानने वाले धोखेबाज और झूठे लोग हैं। दूसरी बात ये कि कहना, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोले, मैंने सबको सुना। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि ये कह रहे हैं कि एसवाईएल का सवाल खड़ा करके किसानों को बांटने की कोशिश की गई और वो किसानों का मुद्दा नहीं है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है कि एसवाईएल का पानी जो कि हरियाणा की लाइफलाइन है, दक्षिण हरियाणा की खास तौर पे जीवन रेखा है, कई दशक से उसका पानी अटका पड़ा है, हमारे पक्ष में फैसला आया हुआ है, उसका जिक्र हमने कर दिया तो ये किसान का मसला नहीं रहा। ठीक है, कौन सी ये किसान का मसला क्या है, सुखवंत सिंह, क्या नहीं है? सुखवंत सिंह से जान रहे हैं। सुखवंत सिंह जी, क्या एसवाईएल का मुद्दा किसान का मुद्दा नहीं था? हालांकि हमें इधर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना वीरेंद्र जी। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि किसान के हित में क्या है और किसान कौन है। ठीक है, सुखवंत सिंह जी, एसवाईएल के मुद्दा को जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो किसानों के पक्ष में नहीं था, क्या टाइमिंग को लेकर कोई सवाल है? आप कर लीजिए। निश्चित रूप से एसवाईएल का मुद्दा किसान के हित का मुद्दा है, लेकिन आप समय देखिए कि किस वक्त बीजेपी इस मुद्दे को उठा करके और क्या कहना चाहती है। जब हरियाणा पंजाब का किसान अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उनमें आपस में दरार डालने के लिए उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा लेकर के आए। खालिद भाई, जब जमीन बचेगी तभी तो पानी चाहिएगा ना, अगर जमीन नहीं बचेगी तो पानी की क्या आवश्यकता है? एसवाईएल का मुद्दा उसके बाद होता है तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेते हैं।
क्योंकि जमीन बचेगी तो पानी चाहिए। दूसरी बात, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि पुलिस कस्टडी से किस प्रकार से उस व्यक्ति का वीडियो बाहर आया, और ये वीडियो बाहर आना खालिद भाई साफ करता है हरियाणा प्रदेश की सरकार। आप लोग एक एक करके अगर बोलेंगे ना सर, अगर आप सभी एक एक करके बोलेंगे तो ये आवाज प्रदेश की जनता तक पहुंचेगी, लेकिन ये आप लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, बात समझ नहीं आ रही है। किसान के खून से रंगा हुआ नहीं है क्या इसी प्रकार के कानून कांग्रेस लेकर कहना नहीं चाहती थी क्या इन लोगों को फिर वही बात कमेटी में रखा है? आप लोग एक तरह से कहीं ना कहीं मुद्दे को टाल देते हैं। आज मैं इस मूड में था कि कम से कम हम किसानों से इधर बात नहीं करेंगे और किसान समाधान की बात करेंगे। कुछ निकल के आए गणतंत्र दिवस से पहले, लेकिन आप लोग तो राजनीति से आप लोग का तो नाता ही है, तो आप लोग कैसे इसको छोड़ सकते हैं? बात किसान आंदोलन की हो रही है और उसी पे रहना चाहिए। हम लास्ट कमेंट के तौर पर सबसे पहले सतीश नंबरदार जो हमारे किसान नेता, उनसे जानना चाहेंगे। सतीश जी, क्या चाहते हैं आप? क्या जो सरकार ने कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया है उस मंजूर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे 35 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। जो आज रेडी खोमचे लगाते हैं रोड पे, ये सब के सब जो दो विदेश से रेडी हो रहे, सब के सब की रोटी छिन जाएगी। एक 35 करोड़ से हर आदमी के, ये देखो पूरे का पूरा परिवार मौत के मुंह आने पर चला जाएगा। जो उद्योगपतियों के वो सुपरवाइजर आएंगे, जिस गोदी में खेत में खरीदने जाएंगे, और तो रेडी वाला कहां से खरीद के रेडी पर बेचेगा? जो आज गोदी सुखवंत जी, ठीक है सतीश जी। सुखवंत जी, क्या होना चाहिए? मंडी, मैं इनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सर लास्ट कमेंट आपसे ही लेंगे। सर वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट आप ही से लेंगे। सबसे पहले एक एक कमेंट ले लेते हैं ना, चूंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। जी बोलिए। एक किसान की जमीन जाने नहीं देंगे, मंडी खत्म होने नहीं देंगे, एमएसपी यही रहेगा, और इन झूठों को भी समय के साथ बेनकाब करेंगे। सुखवंत जी बोलिए लास्ट कमेंट के तौर पर जल्दी से, कैसे समाधान होगा? 59 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकलता दिखा। और इंडियन नेशनल लोकदल बहुत शुरुआत से इन तीनों कृषि कानूनों का, क्योंकि ये ना केवल किसान के विरुद्ध है, आम आदमी के विरुद्ध भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कालाबाजारी की छूट देकर के आम आदमी कानून ना किसान और बिल्कुल इनका स्थगन कोई वो नहीं है। कांग्रेस क्या सोचती है? वापिस हो रमेश जी, कांग्रेस क्या सोचती है? रमेश जी जल्दी से 10 सेकंड में। 5 सेकंड है। 5 सेकंड। सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये जमीन, ये मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, आम कंज्यूमर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी और डिमांड करती है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। ठीक है प्रधानमंत्री वीरेंद्र जी, कैसे समस्या का समाधान होगा? 59 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एक तरह से बातचीत की डोर टूटती हुई दिखाई दे रही है। किसान के साथ संवाद करने की कोशिश है, लेकिन उनका क्या करें? जिनके एजेंडे हैं वो समाधान होने देना नहीं चाहते, वो बातचीत को सिरे चढ़ने देना नहीं चाहते। ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये अर्बन नक्सल किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। तो सत्ता में आप है ना सर, समाधान तो आप निकालिए ना। कोई किसी के कंधे पे, सत्ता में तो सर आप है ना, समाधान तो आप निकालिए। हम कोशिश कर रहे हैं जी, संवाद कर रहे हैं, लगातार करेंगे। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंदोलन पर क्या साजिश का आंच है, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से योगेश नाम के शख्स को पकड़ा गया और पहले उसने जो बयान दिया और फिर उसके बाद जो उसका बयान, दूसरा बयान वायरल हुआ, उसको लेकर कई सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 59 दिन बाद भी समाधान नहीं हुआ। अब कितने दिनों तक और जो किसान हैं वो इसी तरह से ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर रहेंगे? फिलहाल इतना ही मुझे